अध्याय 6 गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में गरीबी पॉवर्टी को परिभाषित किया गया है कैरोली प्राप्ति से। भारत में गरीबी पॉवर्टी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र लॉरेंज कर्व द्वारा मापा जाता है? आय की विषमता। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र लॉरेंज कर्व द्वारा मापा जाता है? आय की विषमता। निर्धनता के दुष्चक्र यानी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा संबंधित है आर नर्कसे से। निर्धनता के दुष्चक्र विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा संबंधित है आर नर्कसे से। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? योजना आयोग यानी नीति आयोग। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? योजना आयोग, नीति आयोग। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? लकड़ावाला समिति। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? लकड़ावाला समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? हाशिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? हाशिम समिति। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जीएचआई 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 101वां। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जीएचआई 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 101वां। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? भारत ने। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है संरचनात्मक। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार का। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार का। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? नीति आयोग के। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? नीति आयोग के। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले
की संख्या बढ़ती है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या बढ़ती है। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। केरल। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। केरल। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बढ़ती निवेश दर। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बढ़ती निवेश दर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण का मुख्यतया प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतया प्राथमिक क्षेत्र का। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,26,968। वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,26,968। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है? जब किसी विशेष फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है? जब किसी विशेष फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुईस द्वारा। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुईस द्वारा। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है 21.9%। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है 21.9%। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? सुरेश तेंदुलकर समिति। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? सुरेश तेंदुलकर समिति। वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत है 27.9%। वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत है 27.9%। रंगराजन प्रविधि के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीब राज्यों का प्रतिशत जनसंख्या क्रम है छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड। रंगराजन प्रविधि के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीब राज्यों का प्रतिशत जनसंख्या में क्रम है छत्तीसगढ़, फिर मणिपुर, फिर ओडिशा, फिर मध्य प्रदेश और फिर झारखंड। भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? घरेलू उपभोग। भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? घरेलू उपभोग। सेन सूचकांक सेन इंडेक्स का संबंध है निर्धनता से। सेन सूचकांक सेन इंडेक्स का संबंध है निर्धनता से। भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? दादा भाई नौरोजी। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? अल्ल समिति। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? अल्ल समिति। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले
डॉक्टर वाई के अल्ग समिति, फिर लकड़ावाला समिति, उसके बाद सुरेंद्र तेंदुलकर समिति और फिर सी रंगराजन समिति। भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले होगा डॉक्टर वाई के अल्ग समिति, फिर लकड़ावाला समिति, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति और फिर सी रंगराजन समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनुस। निम्नलिखित में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनुस। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवसन या पलायन का निम्न में से सर्व प्रमुख कारण है? गांवों में बेरोजगारी का उच्च स्तर। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवसन या पलायन का निम्न में से सर्व प्रमुख कारण है गांवों में बेरोजगारी का उच्च स्तर। गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट का संबंध है आर्थिक विषमता से। गिनी गुणांक यानी गिनी कोएफिशिएंट का संबंध है आर्थिक विषमता से। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? ओकुन का नियम। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? ओकुन का नियम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? वर्ष 1995 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? वर्ष 1995 में। प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग से प्राप्त होता है? गैर निर्धन वर्ग। प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है? गैर निर्धन वर्ग को। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? पारिवारिक उपभोग व्यय। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? पारिवारिक उपभोग व्यय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अध्याय 7 रोजगार एवं कल्याण योजनाएं, एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के 52% कुटुंबों का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के 52% कुटुंबों का। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट पहल क्रियाशील हुई है मई 2007 में। कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पहल क्रियाशील हुई है मई 2007 में। सौभाग्य योजना, सौभाग्य स्कीम संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। सौभाग्य योजना, सौभाग्य स्कीम संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है IFAD। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है IFAD। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2015 में। ट्राइशेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ट्राइशेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए।
निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? पहल, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? पहल, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम है। चलिए देखेंगे सही क्रम क्या है इसका। पहले ट्राइशेम लागू हुई थी, फिर RLEGP, इसके बाद JRY और फिर अंत में EAS। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम है ट्राइशेम, फिर RLEGP, उसके बाद JRY और फिर EAS। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है? यह 18 तथा 50 वर्ष के मध्य किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यह कथन सही नहीं है। यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है। यह सही है। यह 18 तथा 70 वर्ष के मध्य किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यह भी सही है। वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि 12 रुपए है। यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है? यह 18 तथा 50 वर्ष के मध्य किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यह कथन सत्य नहीं है। यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है। यह सही है। यह 18 तथा 70 वर्ष के मध्य किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यह भी सही है। वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि 12 रुपए है। यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता? ग्रामीण उद्योग। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है स्वावलंबन। महिलाओं और पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है स्वावलंबन। निम्न में से किस राज्य के युवतियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया गया है? महाराष्ट्र। निम्न में से किस राज्य ने युवतियों के लिए भाग्यश्री स्कीम को प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है भारत निर्माण का। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है भारत निर्माण का। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 में। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 में। संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? विकलांगों का विकास से। संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? विकलांगों के विकास से। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है स्वच्छता। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है स्वच्छता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? रमसा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? रमसा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे सूची 1 में कार्यक्रम के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उन कार्यक्रमों का प्रारंभ वर्ष दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976। समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ हुआ 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 1983 में और साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ हुआ 2009 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए एक बार फिर से देख लेंगे। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कार्यक्रम और सूची 2 में उनके प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे हम लोग।
अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ हुआ 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 1983 में और साक्षर भारत मिशन का मिशन प्रारंभ हुआ 2009 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कार्यक्रम और सूची 2 में उनके प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे इसका। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। इसका आंसर देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन सी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कार्यक्रम है और सूची 2 में उनके प्रारंभिक वर्ष हैं। चलिए मिलान करेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नांकित में भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से कौन सा एक नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। निम्नांकित में भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से कौन सा एक नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है मलिन बस्ती मुक्त भारत। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है मलिन बस्ती मुक्त भारत। केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है धन लक्ष्मी। केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम है धन लक्ष्मी। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। निर्यात क्षेत्र। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। निर्यात क्षेत्र। अटल नवोन्मेष मिशन यानी एम किस विभाग की प्रमुख पहल है। नीति आयोग। अटल नवोन्मेष मिशन एम किस विभाग की प्रमुख पहल है। नीति आयोग। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। चलिए देखेंगे इन कथनों में से कौन सा सही है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। यह सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से पृथक है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से पृथक है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 8 मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली, मनी मार्केट एंड द बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। भारत में कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1862 में। भारत में कागजी मुद्रा पेपर करेंसी सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1862 में। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट करेंसी क्राइसिस के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारक या कारकों का योगदान है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का इसका योगदान है और विदेश भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 1 और 3। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट यानी करेंसी क्राइसिस के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारक या कारकों का योगदान है? भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का और विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? नीरज कुमार गुप्ता समिति। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? नीरज कुमार गुप्ता समिति। भारत के दार्शनिक मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की गई वर्ष 1957 में। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की गई वर्ष 1957 में। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के ब्याज रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? मसाला बॉन्ड। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के ब्याज रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? मसाला बॉन्ड। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 जून 1964 से। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 जून 1964 से। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है, यह सही है। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रूप में प्रारंभ की है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है वृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है वृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? 115 करोड़ का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग
को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? 115 करोड़ का। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल समझी जाती है? SDR। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? SDR। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों PSBs के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों PSBs के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? रमसा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? रमसा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कार्यक्रम और सूची 2 में उनके प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, साक्षर भारत मिशन 2009। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कार्यक्रम और सूची 2 में उनके प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। एक बार फिर से इसका मिलान करेंगे। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ हुआ था 2009 में। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने की फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सावधि जमाएं। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सावधि जमाएं। सिडबी की स्थापना की गई है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। सिडबी की स्थापना की गई है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर के अर्थ को सही वर्णित करता है? वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर के अर्थ को सही वर्णित करता है? वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ICICI बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ICICI बैंक। IRDA नियमन करती है बीमा कंपनियों को। IRDA नियमन करती है बीमा कंपनियों को।
निम्नलिखित निजी बैंकों प्राइवेट बैंक्स में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? एक्सिस बैंक। निम्नलिखित निजी बैंकों यानी प्राइवेट बैंक्स में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? एक्सिस बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा सर्वप्रथम स्थापित की है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा सर्वप्रथम स्थापित की है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? एसबीआई। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? एसबीआई। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की? आईसीआईसीआई। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की? आईसीआईसीआई। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? अग्रणी बैंक योजना। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1969 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1969 में। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? भारतीय स्टेट बैंक। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है उपयुक्त सभी। सीआरआर और एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अविनियमन, यह सभी शामिल है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है सीआरआर और एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अविनियमन। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके और कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा प्रदान करके। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? उपयुक्त सभी, यानी स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति और विदेशी प्रतिभूति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? उपयुक्त सभी, स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति और विदेशी प्रतिभूति। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई?
बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? उपयुक्त सभी को। कृषि, लघु यानी माइक्रो एवं छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? उपयुक्त सभी को यानी कृषि को, लघु यानी माइक्रो एवं छोटे उद्यम को और दुर्बल वर्ग को। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर यानी बैंक रेट से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर यानी बैंक रेट से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्य प्रपत्र यानी कमर्शियल पेपर निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? कॉर्पोरेट उद्योग। वाणिज्य प्रपत्र यानी कमर्शियल पेपर निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? कॉर्पोरेट उद्योग। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है? आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, यह इसका उद्देश्य नहीं है। मूल्य स्थिरता है, आर्थिक स्थायित्व है और विदेशी विनिमय दर स्थिरता, यह तीनों इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है? आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण इसका उद्देश्य नहीं है। मूल्य स्थिरता इसका उद्देश्य है, आर्थिक स्थायित्व है और विदेशी विनिमय दर स्थिरता, यह सभी इसका उद्देश्य है। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई किस रूप में कार्य करता है? एक विकास बैंक के रूप में। भारत का औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई किस रूप में कार्य करता है? एक विकास बैंक के रूप में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग मिलान करेंगे। सूची 1 में संस्था और सूची 2 में संस्था के स्थापना वर्ष दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान करेंगे कि कौन सी संस्था किस वर्ष में स्थापित हुई है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई की स्थापना हुई है 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना हुई है 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना हुई है 1948 में और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सिडबी की स्थापना हुई है 1990 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संस्था और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं एक बार फिर से। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई का स्थापना हुआ 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना हुई 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना हुई 1948 में और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों यानी म्यूचुअल फंड्स का नियमन करती है? सेबी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों यानी म्यूचुअल फंड्स का नियमन करती है? सेबी। भारत में शेयर बाजारों यानी शेयर मार्केट के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है?
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारत में शेयर बाजारों यानी शेयर मार्केट के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? किसानों को शाख। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? किसानों को शाख। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। फिलिप्स वर्ग किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। फिलिप्स वर्ग किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उनको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? पेंशन फंड्स। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? पेंशन फंड्स। अध्याय 9 मुद्रास्फीति एवं पूंजी बाजार। इन्फ्लेशन एंड कैपिटल मार्केट। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण है उपयुक्त सभी यानी मुद्रा का प्रसार, घाटे की वित्तीय व्यवस्था और इनपुट के मूल्यों में वृद्धि। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण है उपयुक्त सभी मुद्रा का प्रसार, घाटे की वित्तीय व्यवस्था और इनपुट के मूल्यों में वृद्धि। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता है? व्यापारी वर्ग। निम्नलिखित में से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता है? व्यापारी वर्ग। अपस्फीति यानी डिफ्लेशन एक स्फीति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अपस्फीति डिफ्लेशन एक स्फीति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? सरकारी खर्च में कटौती। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? सरकारी खर्च में कटौती। भारत में मुद्रास्फीति का कौन सा स्वरूप पाया जाता है? संरचनात्मक। भारत में मुद्रास्फीति का कौन सा स्वरूप पाया जाता है? संरचनात्मक। बाजार मूल्य मार्केट प्राइस संबंधित है अति अल्पकालीन मूल्य से। बाजार मूल्य मार्केट प्राइस संबंधित है अति अल्पकालीन मूल्य से। काली मुद्रा क्या है? अवैध आय जिस पर आय कर नहीं दिया गया। काली मुद्रा क्या है? अवैध आय जिस पर आय कर नहीं दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति मूल्यों में गिरावट की आशा करता है उसे कहते हैं बियर। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति मूल्यों में गिरावट की आशा करता है उसे कहते हैं बियर। भारत में पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? सेबी को। भारत के पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? सेबी को। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। एक फर्म का मांग वक्रपूर्ण लोचदार यानी फ्लेक्सिबल होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। एक फर्म का मांग वक्रपूर्ण लोचदार यानी फ्लेक्सिबल होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक।
निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2021 से 26 के लिए +2% की सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? भारत सरकार। निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2021 से 26 के लिए 2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? भारत सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति यानी डिसइंफ्लेशन का उपयुक्त वर्णन करता है? यह माल तथा सेवाओं को के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति यानी डिसइंफ्लेशन का उपयुक्त वर्णन करता है? यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने का संभावना है? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विदेशी व्यापार का नियमन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विदेशी व्यापार का नियमन। बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इसमें कितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है? 30। बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इसमें कितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है? 30। कोण मुद्रास्फीति कोण इन्फ्लेशन को परिभाषित किया जाता है। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से कोण मुद्रास्फीति कोण इन्फ्लेशन को परिभाषित किया जाता है। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से। नई थोक मूल्य सूचकांक WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 12 मई 2017 को। नई थोक मूल्य सूचकांक WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 12 मई 2017 को। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक WPI के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार यानी वेटेज दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद। थोक मूल्य सूचकांक WPI के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार वेटेज दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जींस फ्यूचर्स व्यापार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जींस फ्यूचर्स बाजार व्यापार। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन से पूर्व भुगतान उपकरण नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र। निम्नलिखित में से कौन से पूर्व भुगतान उपकरण नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र। भारत में रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता कब से लागू किया गया? वर्ष 1994 से। भारत में रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता कब से लागू किया गया? वर्ष 1994 से। मिबोर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। मिबोर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के सर्वाधिक लाभ पाता है? ऋणी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऋणी। निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया है?
सेबी निम्नलिखित में से किस निकाय में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय किया गया है? सेबी। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? IFCI निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? IFCI। निजी निवेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है प्रेरित निवेश। निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है प्रेरित निवेश। प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में ग्रीन शू ऑप्शन से क्या तात्पर्य है? पहली बार सूचीबद्ध कंपनी के लिए ओवर अलॉटमेंट प्रावधान। प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में ग्रीन शू ऑप्शन से क्या तात्पर्य है? पहली बार सूचीबद्ध कंपनी के लिए ओवर अलॉटमेंट प्रावधान। भारतीय डिपॉजिटरी रसीद IDR क्या है? एक विदेशी कंपनी भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जारी कर भारतीय प्रतिभूति बाजार में फंड उगाहने के लिए प्रवेश कर सकती है। भारतीय डिपॉजिटरी रसीद यानी IDR क्या है? एक विदेशी कंपनी भारतीय डिपॉजिटरी रसीद जारी कर भारतीय प्रतिभूति बाजार में फंड उगाहने के लिए प्रवेश कर सकती है। निफ्टी से संबंधित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। निफ्टी से संबंधित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक। किस कंपनी के डिवेंचर धारक उस कंपनी के होते हैं लेनदार। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उस कंपनी के होते हैं लेनदार। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। अब हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग राजकोषीय नीति एवं कर संचार यानी फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में दिए गए क्वेश्चंस को देखेंगे। भारत में कागजी मुद्रा पेपर करेंसी सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1862 में। भारत में कागजी मुद्रा पेपर करेंसी सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1862 में। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट से तात्पर्य है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट से तात्पर्य है बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का यानी फिस्कल डेफिसिट का। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटा के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है जो कहा जाता है नीति कटौती प्रस्ताव। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है जो कहा जाता है नीति कटौती प्रस्ताव। भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए। भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम पब्लिक रिसिप्ट का स्रोत नहीं है? अर्थ सहायिकी। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम पब्लिक रिसिप्ट का स्रोत नहीं है? अर्थ सहायिकी। निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
31 मार्च 1997 को भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 31 मार्च 1997 को भारत में प्रत्यक्ष कर कोड डीटीसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड डीटीसी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आयकर। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम एक्ट भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम एक्ट भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। किसने भारत में पहली बार व्यय पर लगाने का सुझाव दिया था? कॉलडॉर ने। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? कॉलडॉर ने। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्तीय मंत्रालय। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्तीय मंत्रालय। वह कर जिसे उन निकायों पर आरोपित किया जाता है जिनके पास ऋणात्मक बाह्य प्रभाव यानी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है। पाइगोवियन कर। वह कर जिसे उन निकायों पर आरोपित किया जाता है जिनके पास ऋणात्मक बाह्य प्रभाव यानी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है। पाइगोवियन कर। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग कर। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? प्रोफेसर किन्स। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? प्रोफेसर किन्स। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? चिलैया समिति। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? चिलैया समिति। भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? वस्तु एवं सेवा कर। भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? वस्तु एवं सेवा कर। भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? बिक्री कर। भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? बिक्री कर। निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर यानी इनकम टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रगतिशील कर है, यह सत्य है, और यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर यानी इनकम टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रगतिशील कर है और यह एक प्रत्यक्ष कर है। आंसर होगा ऑप्शन बी। संशोधित मूल्यवर्धित यानी मोड वैट कर का संबंध है उत्पाद कर से। संशोधित मूल्यवर्धित यानी मोड वैट कर का संबंध है उत्पाद कर से। सेन वैट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सेन वैट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। भारत में किसने आमदनी पर कर को प्रारंभ किया था? जेम्स विल्सन। भारत में किसने आमदनी पर कर को प्रारंभ किया था? जेम्स विल्सन। उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है?
वित्त मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय। शून्य आधारित बजट जीरो बेस बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। शून्य आधारित बजट जीरो बेस बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में निम्न में से किस एक संबंध निगम की आय से नहीं है? पूंजी लाभ कर। भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है? पूंजी लाभ कर। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है उपकर। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है उपकर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइशेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक का संबंध है मुद्रास्फीति से और नकदी रिजर्व अनुपात का संबंध है ऋण नियंत्रण से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से देख लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइशेम का संबंध है रोजगार से, थोक मूल्य सूचकांक का संबंध है मुद्रास्फीति से और नकदी रिजर्व अनुपात का संबंध है ऋण नियंत्रण से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? मनोरंजन कर। निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? मनोरंजन कर। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। अर्थोपाय अग्रिम सुविधा वेज एंड मीन्स एडवांसेस से क्या तात्पर्य है? सरकार द्वारा प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी संकट को दूर करने के लिए आरबीआई से प्राप्त ऋण। अर्थोपाय अग्रिम सुविधा वेज एंड मीन्स एडवांसेस से क्या तात्पर्य है? सरकारों द्वारा प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी संकट को दूर करने के लिए आरबीआई से प्राप्त ऋण। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही विकल्प नीचे दिए गए कूट से चुनिए। चलिए हम लोग देखेंगे इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह प्रत्यक्ष कर है, यह कथन सही है और यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया है, यह कथन भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 सही है। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही विकल्प नीचे दिए गए कूट से चुनिए। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। यह अप्रत्यक्ष कर है, यह कथन सही है और यह 1994 से 95 की अवधि में लागू किया गया, यह कथन भी सही है। कथन 2 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। अध्याय 11 बजट